हेलो बच्चों। तो मैं आप सभी को आज की क्लास में क्लास 10 चैप्टर एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के बारे में एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री मतलब कि इसका मतलब क्या हुआ। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या हुआ। ट्रिग्नोमेट्री का एप्लीकेशन मतलब कि ट्रिग्नोमेट्री का यूज क्यों करते हैं, बताओ। ट्रिग्नोमेट्री का यूज कहाँ पे होता है, क्यों पढ़ते हैं। ठीक है, जैसे मैं बात करूं आपको कि कोई टावर है, ये टावर है, इसकी ये हाइट है और इसको मेजर करना हो तो क्या आप इंच टेप लेके मेजर करने जाओगे क्या। कोई पेड़ है, पेड़ की हाइट मेजर करना हो, कोई बिल्डिंग है, बिल्डिंग की हाइट मेजर करना हो तो वहां पे आपका ट्रिग्नोमेट्री इस्तेमाल होता है। कैसे, देखो कैसे इस्तेमाल किया जाता है। सेम टाइम पे एक छोटे से डंडे लेंगे कोई भी, सेम टाइम पे, और इसके शेडो का लेंथ को चेक करेंगे, ठीक है ना। और यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन देखा जाएगा थीटा। मान लो जैसे ये मान लो 6 मीटर का हाइट है और ये फिर 4 मीटर का हाइट है और ये एंगल सेम उसी टाइप पे ये बिल्डिंग है। इस बिल्डिंग के शेडो का लेंथ मेजर करेंगे, शेडो का लेंथ मेजर करेंगे, मतलब कि इसको आप मेजर कर सकते हो इजीली बट इसको नहीं कर सकते हो। अब इन दोनों को एक दूसरे से कंपैरिजन कर दिया जाता है और जैसे ही कंपैरिजन आप करोगे, क्योंकि ये अपने को पता चल जाएगा, और सेम टाइम की जब भी बात करता है ना तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन जो होता है ना, ये दोनों सेम होता है। और ये मान लो हाइट आपने, ये वाला जो शेडो का लेंथ है इसको आपने मेजर कर लिया, मान लो 4 मीटर 8 मीटर मान लो। अब इन दोनों को कंपैरिजन कर दोगे, इनके रेशियो को, तो वहां से आपका क्या आ जाएगा, टावर का हाइट आ जाएगा। यानी कि टावर के हाइट मेजर करने के लिए अब आपको टावर पे चढ़ना नहीं है और नीचे से किसी को ये नहीं बोला कि भाई तू मेजर कर इसको ले, नहीं, दोनों को कंपैरिजन कर दिया जाता है। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। दोनों को कंपैरिजन कर दिया जाता है। क्यों, क्योंकि सेम टाइम पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन ये बनता है ना वो सेम बनेगा। क्यों, वहां पे सन की लाइट होनी चाहिए। जब तक ये शेडो का लेंथ नहीं होगा ना तब तक ये काम भी नहीं करेगा आपका। वहां पे एंगल चेक करोगे और ये वाला लेंथ आप मेजर कर सकते हो, ये वाला लेंथ मेजर कर लोगे क्योंकि ये इजिली मेजर कर सकते हो। अब दोनों को कंपैरिजन कर दिया जाता है तो उस तरीके से अपना टावर का या किसी बिल्डिंग का जो भी आपको हाइट फाइंड करना होता है वहां पे ये काम आता है। अब देखो इसमें ऐसा नहीं है, इसमें बहुत सारी चीजें मेजर कर सकते हैं। किसी में आपको एंगल मेजर कर सकते हो, किसी में आपको हाइट मेजर कर सकते हो। तो ये होता है आपका एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। अब इसमें कुछ छोटे छोटे पॉइंट है जो काम आएंगे, उसके बारे में आपको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करूंगा, ध्यान देना। सबसे पहला अपना आता है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, मतलब इसका मतलब क्या हुआ। देखो क्या बोला गया है, ठीक है, यहाँ पे देखना क्या बोला गया है कि ट्रिग्नोमेट्री इज यूज टू फाइंड अननोन हाइट, डिस्टेंस एंड एंगल। यानी कि अगर कोई ट्रेंगल के अंदर या कोई हाइट आपको मेजर करना हो तो वहां पे ट्रिग्नोमेट्री का यूज होता है। कोई डिस्टेंस मेजर करना हो तो वहां पे ट्रिग्नोमेट्री का यूज होता है, या कोई एंगल फाइंड करना हो तो वहां पे ट्रिग्नोमेट्री का यूज होता है। कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे मान लो मैं यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रेंगल आपको बना रहा हूं, ये राइट एंगल ट्रेंगल है ए बी सी, ये राइट एंगल ट्रेंगल, ठीक है। अब ये हो गया हाइट। अब ये हाइट आपको मेजर करना है तो ये आपको एंगल गिवन होगा थीटा और ये गिवन होगा, तो ये गिवन है और ये गिवन है तो आप ये हाइट मेजर कर लोगे। किसी को में आपको ये एसी मेजर करना होगा, किसी में ये बीसी मेजर करना होगा, किसी में ये होगा कि ये दोनों आपको गिवन हो, ये एंगल मेजर करना होगा। तो यहाँ पे ये ट्रिग्नोमेट्री का जो एप्लीकेशन होता है ये यूज होता है। जैसे मैं आपको बोलूं, ध्यान देना, मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल से ये बताऊं कि ये मान लो 3 मीटर है मान लो, और ये आपको दिया है 45 मीटर, 45 डिग्री, ये 45 डिग्री दिया हुआ है और आपसे ये बोला जा रहा है मान लो कि भाई वीसी बताओ। ध्यान देना, एक राइट एंगल ट्रेंगल में एक साइड गिवन है और एक एक्यूट एंगल गिवन है और आपसे ये बोला गया है कि इसको आप फाइंड करो, तो आप कैसे फाइंड करोगे। जैसे ये गिवन है और ये पूछ रहा है, अब देखो इसके सामने वाली जो साइड होती है वो परपेंडिकुलर होता है और ये बेस होता है। अपन यहाँ पे यूज करेंगे टेन थीटा, टेन थीटा इक्वल टू हो जाएगा
परपेंडिकुलर बाई बेस। अब 10 थीटा की जगह पे अपन पुट करेंगे 45 और परपेंडिकुलर क्या हो गया 3 और बेस को बीसी मैंने लिख दिया। 1045 की वैल्यू हो गया 1, 3 बाई बीसी, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो बीसी इक्वल टू क्या आ गया आपका 3 सेंटीमीटर, 3 मीटर। कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि अगर आपको ट्रेंगल में एक एंगल और कोई भी एक साइड, यही नहीं अगर ये साइड गिवन हो या ये साइड गिवन हो, तो आप इसके तीनों साइड को मेजर कर सकते हो। वहां पे एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का यूज होता है। तो मैं यहाँ पे केवल आपको ये बताने की कोशिश किया कि एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या होता है और इसका यूज क्या है। जैसे देखो मैं यहाँ पे एग्जांपल में लिखा भी हूं कि फाइंडिंग द हाइट ऑफ अ बिल्डिंग और टावर। अगर किसी बिल्डिंग और टावर का हाइट पता करना हो तो वहां पे एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का यूज किया जाता है। फाइंडिंग द हाइट ऑफ अ ट्री, किसी ट्री का भी हाइट पता करना हो तो वहां पे एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री यूज किया जाता है। फाइंडिंग द लेंथ ऑफ द लैडर, लैडर मतलब यहाँ पे हुआ, ठीक है ना, जो बच्चे फिसलन पट्टी करते देखते हो खेलते हैं तो उसमें यहाँ पे स्लिप करके यहाँ पे आते हैं। अगर बोला जाएगा कि भाई इसका लेंथ बताओ क्या होगा, तो यहां पे भी क्या होता है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का क्या होता है इस्तेमाल होता है। बोलो आया समझ में या नहीं आया। मैं केवल अब तक आपको ये एक्सप्लेन करने की कोशिश किया कि एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है और इसका यूज क्या है। एग्जाम्पल है बता दिया। अब इसमें बच्चों छोटे छोटे पॉइंट आता है। देखो सबसे पहला पॉइंट आता है लाइन ऑफ साइट। अब लाइन ऑफ साइट क्या होता है इसको समझते हैं। देखो क्या बताया गया है कि द लाइन ऑफ साइट इज द स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग द ऑब्जर्वर आई टू द ऑब्जेक्ट बीइंग ऑब्जर्व। कहने का मतलब यहां पे ये हुआ, ठीक है, जैसे मैं हूं, ठीक है ना, मैं हूं और मैं यहां से किसी ऑब्जेक्ट को देख रहा हूं, तो मैं किसी भी ऑब्जेक्ट को देखूंगा तो पैर से तो देखूंगा नहीं, हाथ से तो देखूं नहीं, आंख से ही तो देखूंगा। तो यहाँ पे जो भी बात किया जाएगा वो ह्यूमन के आई से बात की, जो ऑब्जर्वर जो देखेगा ऑब्जेक्ट को कहां से देखेगा अपने आंख से। तो ह्यूमन के ऑब्जर्वर या ऑब्जर्वर के आई जो देखने वाला है उसकी आंख, और जो भी कोई ऑब्जेक्ट है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी ऑब्जेक्ट और आई के बिटवीन जो लेंथ होता है ना, इस लेंथ को ही अपन बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट ऑब्जेक्ट कहीं भी हो सकता है। जैसे मैं अभी यहाँ पे पढ़ा रहा हूं, ऊपर फैन चल रहा है, मैं यहां से फैन को देख रहा हूं, तो फैन यहाँ पे ऑब्जेक्ट हुआ और ये मेरा आई हुआ। तो फैन और मेरे आई के बिटवीन जो डिस्टेंस हुआ ये लाइन ऑफ साइट बोला जा रहा है। अगर मैं यहाँ पे खिड़की पे गया और खिड़की से नीचे देख रहा हूं तो कोई कार जा रही है या बाइक जा रहा है, तो कार को मैं यहां से देख रहा हूं, तो कार और मेरे आई के बिटवीन जो डिस्टेंस हुआ वो क्या कहलाएगा आपका लाइन ऑफ साइट। समझ में आया नहीं आया? आ गया समझ में लाइन ऑफ साइट क्या होता है। लाइन ऑफ साइट के बाद आता है बच्चों एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है ध्यान से आप समझना। देखो क्या बोला गया कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज अबव द ऑब्जर्वर आई, मतलब कि अगर कोई देखने वाला है, जैसे मैं देखने वाला हूं, मैं ऑब्जर्वर हूं, तो ऑब्जेक्ट ऊपर ही होना चाहिए नीचे नहीं। ऑब्जेक्ट ऊपर ही होना चाहिए नीचे नहीं। जैसे मैं अभी देख रहा हूं फैन ऊपर है, तो फैन ऊपर है मतलब ऑब्जेक्ट ऊपर है, देखने वाला मैं नीचे हूं। जैसे कोई पतंग उड़ रहा है और मैं नीचे से छत से अपने पतंग को देख रहा हूं, तो पतंग को देख रहा हूं तो पतंग ऑब्जेक्ट हो गया, मैं नीचे हूं, तो ऑब्जेक्ट ऊपर है और मैं नीचे हूं। समझ में आ गया? ध्यान से समझना, अभी मैं बता रहा हूं। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज अबव द ऑब्जर्वर, यानी कि ऑब्जेक्ट ऊपर होना चाहिए, देखने वाला नीचे होना चाहिए। लेवल द एंगल मेड बाय द, अब एंगल मेड बाय द लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन के बिटवीन जो एंगल बनता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। जैसे इसको समझना, देखो यहां पे मान लेता हूं एक काइट है, एक पतंग है, ठीक है, देखने वाला मैं यहां से देख रहा हूं उस काइट को, तो ये क्या क्या हुआ, ये क्या हुआ, ये आपका हुआ लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट, ये लाइन ऑफ साइट। और यहां से एक ओरिजेंटल लाइन बना दो आप, तो ये ओरिजेंटल लाइन और लाइन ऑफ साइट के बिटवीन में जो एंगल बन रहा है ये कहलाता है एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन,
ये फिक्स है कि ऑब्जेक्ट ऊपर होना चाहिए, देखने वाला नीचे होना चाहिए। तो और उससे जो लाइन बनेगा वो लाइन ऑफ साइट होता है, और ये हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ जो एंगल बनाएगा तो इसको बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। आ गया समझ में? आगे बढ़े, आ गया। अब देखो एंगल ऑफ एलिवेशन के बाद आपका आता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्या आता है? एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये एंगल ऑफ एलिवेशन के जस्ट अपोजिट है। इसमें देखो क्या बोला गया है कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज बिलो द ऑब्जर्वर भाई, जब ऑब्जेक्ट नीचे हो और देखने वाला ऊपर हो। जैसे मान लो आप छत पे हो और आप छत पे खड़े हो और छत पे खड़े होकर के नीचे देख रहे हो, अपने बिल्डिंग से नीचे देख रहे हो, कोई कार जा रहा है, कार वाला जा रहा है, कोई व्यक्ति जा रहा है, या किसी कोई ठेले वाला सब्जी बेच रहा है, उसको आप देख रहे हो। तो उसको आप देख रहे हो और आप छत पे खड़े हो, तो ऑब्जेक्ट हो गया नीचे, आप हो गए ऊपर। तो इसके बिटवीन में जो लाइन बना ये लाइन ऑफ साइट हो गया। और फिर ओरिजेंटल लाइन के साथ जो एंगल बनता है इसको क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ डिप्रेशन। देखो व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज बिलो द ऑब्जर्वर लेवल, द एंगल मेड बाय द लाइन ऑफ साइट विद द हॉरिजॉन्टल लाइन इज कॉल्ड द एंगल ऑफ डिप्रेशन। कहने का मतलब ये हुआ, आप यहां पे ध्यान से देखना, ये देखने वाला है और यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो अब जो यहाँ पे एंगल बनेगा वो ये बनेगा एंगल, ये हॉरिजॉन्टल लाइन होगा। तो ये जो एंगल बन गया ये आपका क्या कहलाया? एंगल ऑफ डिप्रेशन। बोलो आया क्या समझ में? तो ये बेसिक डेफिनेशन था आपका। क्या था? एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, लाइन ऑफ साइट। अब यहाँ पे आगे ध्यान से देखना जो मैं आपको बता रहा हूं, आप लोग लिखते हुए भी चलना, ठीक है ना? जैसे देखो मान लो कि ये एंगल ऑफ एलिवेशन है, मान लेते हैं ये एंगल ऑफ एलिवेशन है। अगर मैं यहां से भी लाइन एक ड्रॉ कर दूं, ठीक है ना, और ये लाइन इसके पैरेलल है, तो मान लेते हैं कि ये एक एंगल हुआ, तो ये दोनों एंगल आपस में क्या हो जाएगा? इक्वल। यानी कि एंगल ऑफ एलिवेशन एंगल ऑफ डिप्रेशन के क्या होता है? इक्वल होता है हमेशा। समझ में आ गया? एंगल ऑफ एलिवेशन इक्वल टू एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन एंगल ऑफ डिप्रेशन के हमेशा इक्वल होता है। जैसे मान लो यहाँ पे 45 डिग्री गिवन है आपको, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा? 45 डिग्री हो जाएगा। ये ध्यान रख लेना, ये वाला कंसेप्ट क्वेश्चन में काम आएगा आपके। जब अपन क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे तो वहां पे ये चीजें आपको काम आएगा। समझ में आया? देख लिए? अब देखो मैं कुछ ऐसी चीजें बताऊंगा, ठीक है ना, जो एक तरीके से आपको हेल्पफुल होगा क्वेश्चन को करने में। देखो अब आते हैं क्वेश्चन पे। इस चैप्टर में जब भी आप कोई भी क्वेश्चन करोगे ना, फर्स्ट ऑफ ऑल जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है आपका डायग्राम बनाना। क्वेश्चन को पढ़ करके डायग्राम बनाना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जनरली इसमें जो भी डायग्राम बनाओगे ना, जो भी डायग्राम बनाओगे बच्चों, राइट एंगल ट्रायंगल ही बनेगा। पहले आपका काम है क्वेश्चन को ध्यान के साथ पढ़ना, और ध्यान से पढ़ने के बाद क्वेश्चन का डायग्राम बनाना, ठीक है? जैसे ही आप डायग्राम बनाते हो तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बनता है, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनता है। ये समझ में आया? अब एक चीज देखना, मैं आपको एक यहां पे कुछ बता रहा हूं, ध्यान देना। अगर मान लो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया और किसी क्वेश्चन में आपको ये परपेंडिकुलर, ध्यान से सुनना, ये परपेंडिकुलर और यहां पे ये एंगल भी गिवन हो, थीटा और बेस, परपेंडिकुलर और बेस में से कोई भी एक वैल्यू गिवन हो, कोई भी, जैसे मान लो परपेंडिकुलर दे दिया और आपसे बेस पूछ रहा है, या बेस दे दिया परपेंडिकुलर पूछ रहा है, मतलब कि हाइट दे दिया डिस्टेंस पूछ रहा है, और डिस्टेंस दे दिया हाइट पूछ रहा है, और एंगल भी गिवन हो, तो यहां पे क्या यूज करेंगे? ध्यान से समझना। इफ परपेंडिकुलर और बेस, परपेंडिकुलर और बेस एंड थीटा आर गिवन, अगर ये गिवन हो, और फाइंड परपेंडिकुलर और बेस। मेरा कहने का मतलब
परपेंडिकुलर गिवन हो, थीटा गिवन हो, बेस पूछ रहा हो, या बेस गिवन हो, थीटा गिवन हो, परपेंडिकुलर पूछ रहा हो, तो हम यहां पे क्या यूज करेंगे? यहां पे आप यूज करोगे देन यूज tan थीटा, tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस। ये ना तो किसी बुक में है बच्चों, ना कोई आपको बताएगा, जो मैं अभी आपको बता रहा हूं एक फॉर्मूला बना करके। अगर क्वेश्चन में परपेंडिकुलर और बेस में से कोई भी एक वैल्यू गिवन हो, या दूसरे वर्ड में मैं बात करूं कि परपेंडिकुलर और बेस भी गिवन हो आपका, देखो लिखने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है समझना जो मैं आपको समझा रहा हूं। परपेंडिकुलर और बेस गिवन हो और ये एंगल भी अगर पूछ रहा है ना, तो इन तीनों के तीनों कंडीशन में आप tan थीटा यूज करोगे, tan थीटा इक्वल टू P बाई बी, परपेंडिकुलर बाई बेस। बोलो आया या नहीं आया? ये है आपका पहला। और tan थीटा से काम हो जाएगा, cot थीटा, देखो इसमें cot थीटा यूज करोगे तो भी हो जाएगा, cot थीटा से भी हो जाएगा और tan थीटा से भी हो जाएगा, अब आपकी मर्जी। ठीक है, अब देखो सेकेंड केस आपका होता है सेकेंड, ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं, लिख लिए क्या? ये लिख लिए क्या? जल्दी लिखना। बोलो आ रहा है क्या सबको समझ में? ठीक है ना? आपको मैं एक टेक्निक बताऊंगा, तीन ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को आप यूज करना, साइन कॉस टेन, बस। बाकी कॉसेक सेक और कोट की नीड नहीं पड़ेगी, चाहो तो आप उसका इस्तेमाल करके कर सकते हो। समझ में आ गया क्या? ठीक है, अब देखो देखो अगर मान लो ये राइट एंगल ट्रायंगल है ए बी सी, ठीक है, ये राइट एंगल ट्रायंगल। अगर मान लो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस और ये एंगल गिवन है, मतलब सेकेंड पॉइंट यहाँ पे क्या हो गया कि इफ परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस एंड थीटा आर गिवन, देन देखो कहने का मतलब ये हुआ कि परपेंडिकुलर गिवन है, हाइपोटेनियस पूछ रहा हो, एंगल भी गिवन है, और अगर हाइपोटेनियस गिवन है परपेंडिकुलर पूछ रहा हो, या दोनों गिवन है थीटा पूछ रहा हो, तो इस केस में बच्चों अपन यूज करेंगे साइन थीटा, साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस, साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस। बोलो आ गया समझ में? परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस में से कोई भी एक वैल्यू गिवन हो और कोई भी एक वैल्यू पूछ रहा है और एंगल भी गिवन हो, तो साइन थीटा यूज करोगे। लिख लो इसको। बोलो आया समझ में या नहीं आया? तीन ही बताऊंगा, तीनों से काम हो जाएगा आपको। ठीक है, देखो और उसके बाद जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है कि जो अपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़े हैं, ट्रिग्नोमेट्री, उसमें 8.2 में जो ट्रिग्नोमेट्री का टेबल है, वो टेबल आपको लर्न होना चाहिए, सबको लर्न होना चाहिए, क्योंकि उसकी नीड पड़ेगी, ये ध्यान रख लेना। नहीं तो मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूंगा। समझ में आ गया? लास्ट पॉइंट अपना क्या है? अगर मान लो ये राइट एंगल ट्रायंगल है ए बी सी, यहां से बच्चों थीटा गिवन है और बेस और हाइपोटेनियस गिवन है, मतलब बेस गिवन है, थीटा गिवन है, हाइपोटेनियस पूछ रहा है, या हाइपोटेनियस और थीटा गिवन है, बेस पूछ रहा है, या बेस और हाइपोटेनियस गिवन है, थीटा पूछ रहा है। इफ बेस और हाइपोटेनियस एंड थीटा आर गिवन, देन यूज कॉस थीटा। क्या यूज करेंगे? कॉस थीटा। और ये तीन से ही आपका पूरा ट्रिग्नोमेट्री, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट हो जाएगा। tan थीटा कहां पे यूज करना है मैं आपको एक्सप्लेन कर दिया, cos थीटा आपको कहां पे यूज करना है मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, साइन थीटा कहां पे यूज करना है मैं आपको एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, उसके बाद बच्चों एनसीईआरटी बुक का एक एग्जाम्पल आपको बताऊंगा, ठीक है ना? ध्यान से देखना आप, देखो एनसीईआरटी बुक का एक एग्जाम्पल बताऊंगा और उसके बाद ये अपना चीजें जो मैं आपको एप्लीकेशन बताऊं चीजें आपको समझ में आ जाए। ठीक है, लिख लिए? अब देखो एक एग्जाम्पल बता रहे हैं, एक्सरसाइज 9.1 है, इसका पहला क्वेश्चन। देखो
फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने क्या बोला है, क्वेश्चन को ध्यान के साथ पढ़ना है। देखो क्या बोला गया है, अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20-meter लॉन्ग रोप which is tightly stretched and tight from the top of vertical pole to the ground। एक सर्कस आर्टिस्ट है मान लो। अब बोला गया है कि एक रोप है, एक रस्सी को बांधा गया, तो रस्सी को इस तरीके से बांधा जाएगा, समझ में आ गया। अब यहाँ पे ये पार्टिकुलर हाइट है और जहां से बांधा गया ना उसके बिटवीन इस लेंथ को आप ड्रॉ कर मान लेते हैं। इसका डायग्राम भी वैसे दिया गया है, ये दे रखा। अब बोला गया है कि जो ये रस्सी है जिसको ये टाइटली यहां से बांधा गया है, इसका जो लेंथ है वो 20 मीटर गिवन है और एंगल ऑफ एलिवेशन जो गिवन है वो 30 डिग्री गिवन है। और यहां पे बच्चों ये पूछा गया है कि फाइंड द हाइट ऑफ पोल। ये पोल है, ये पोल है और इस क्वेश्चन में पोल का हाइट पूछ रहे हैं, फाइंड हाइट ऑफ पोल। देखो ये क्वेश्चन है आपका। तो सबसे पहले मैंने क्या बोला आपको कि क्वेश्चन जो दिया गया उसके डायग्राम बनाओ। अपन ने डायग्राम बना दिया। अब यहाँ पे एक चीज देखो क्या गिवन है, ये एंगल है, ये एंगल है। इस एंगल के सामने क्या होता है, परपेंडिकुलर। इसके सामने क्या होता है, परपेंडिकुलर। और ये क्या है, हाइपोटेन्यूस। तो आप देख सकते हो कि हाइपोटेन्यूस गिवन है और एंगल गिवन है, परपेंडिकुलर पूछ रहा है। अब बताओ क्या यूज करोगे, साइन थीटा। लेकिन उसके पहले आपको थोड़ा सा डायग्राम के बारे में लिखना पड़ेगा कि इन ट्रायंगल ABC, AB इज हाइट ऑफ पोल, हाइट ऑफ पोल एंड ध्यान देना आप, एंड AC is length of rope। ठीक है। अब यहाँ पे ये पता चल गया कि क्या इस्तेमाल करेंगे, इसलिए मैंने आपको थ्योरी बता दी। सारे क्वेश्चन जो बताया उसी तरीके से हो जाएगा। अब यहाँ पे इसकी हाइट पूछ रहा है तो क्या यूज करोगे, ध्यान देना, यहाँ पे यूज करेंगे साइन थीटा। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस। यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है, AB और हाइपोटेनियस क्या है, AC। थीटा कितना गिवन है, देखो थीटा बच्चों गिवन है, थीटा गिवन है 30 डिग्री। AB पूछ रहा है, AB पोल का हाइट है। आप चाहो तो हाइट के जगह पर H सपोज कर सकते हो। अब ये ट्रिग्नोमेट्रिक में जो आप पढ़े हो उसके टेबल आपको याद होना चाहिए। तो साइन 30 की वैल्यू होता है 1/2 इक्वल टू AB बाई 20। ठीक है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा 2AB इक्वल टू 20 और AB इक्वल टू हो जाएगा 20/2, ये कैंसिल हो गया, 10 मीटर। ये आपका आंसर हो गया। मतलब जो पोल की हाइट होगी वो 10 मीटर होगा। तो आई होप कि आप सभी को बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में इसके नेक्स्ट जितने भी क्वेश्चंस है एक्सरसाइज 9.1 का, उसके बारे में मैं डीपली एक्सप्लेन करूंगा। धन्यवाद।